चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होंगे। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का चुनाव होगा। इस बार का चुनाव पहले के चुनाव से अलग होगा। इस बार रैली और रोड शो पर 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। ऐसे में इस चुनाव में डिजिटल मीडिया के रोल को काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव के ऐलान के साथ ही लखनऊ की सड़कों से बैनर पोस्टर हटाए जाने भी शुरू हो गए। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कल जिस तरह से चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया था कि 15 जनवरी तक सिर्फ डिजिटली ही चुनावी कैंपेन होंगे, उसके बाद कार्रवाई यहां पर शुरू हो गई है। लखनऊ की तमाम सड़कों से, तमाम दीवारों से जो राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उनको हटाने का काम वहां पर शुरू कर दिया गया है। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन 15 जनवरी तक 5 राज्यों में सिर्फ डिजिटली ही चुनाव प्रचार होंगे क्योंकि देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो पहले के चुनावों से अलग होगा क्योंकि इस बार 15 जनवरी तक रैलियां नहीं होंगे, रोड शो नहीं होंगे, डिजिटली चुनावी कैंपेन होगी। इस बार क्या तस्वीरें देखने को मिलेगी यह भी बड़ी दिलचस्प होगा। वही सड़कों से बैनर पोस्टर हटाने पर सीएम योगी और अखिलेश के बीच डिजिटल वॉर शुरू हो गई है। अखिलेश ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी आपको बता दें। वो जो वादे करके मुकर गए उनके झूठ के पुतले उतर गए। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। वहीं अखिलेश के ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ ने भी डिजिटल पलटवार किया है और ट्वीट कर जवाब दिया। क्या जवाब दिया है? बबुआ बता रहे हैं कि भाजपा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हावी है। दरअसल अब बबुआ पर हार का डर हावी है। खैर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, अब आपकी रेलगाड़ी छूट चुकी है। ये दो तस्वीरें देखिए किस तरह से अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग ट्विटर पर यहां पर शुरू हो गई है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब की बार यूपी को भाजपा नहीं चाहिए। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आप पर यानी बबुआ पर डर, हार का जो डर है वो हावी हो गया है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, अब आपकी रेलगाड़ी छूट चुकी है। उधर डिजिटल चुनाव प्रचार को लेकर अखिलेश यादव नाराज है। चुनाव आयोग के ऐलान के ठीक बाद अखिलेश ने रैली और रोड शो पर लगी रोक का विरोध किया है, जिसका जवाब बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने दिया। रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुँचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है, इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। भगवान उनकी राह आसान बनाए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, कि दूरदृष्टि पूर्ण नेतृत्व की पार्टी है। हालांकि अखिलेश भले ही डिजिटल मीडिया पर चुनाव प्रचार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो अभी से ही चुनाव में जीत का दावा भी पेश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 10 मार्च बीजेपी की विदाई का दिन होगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस का ऐलान हो गया है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब जबकि ऐलान हो गया है, क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सड़कों पर उतरे, भीड़ खूब भारी हुई, और अब ऐलान के बाद क्या सिचुएशन दिख रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिला था विजय रथ में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में
ना अपना संकल्प पत्र पूरा किया है। जो जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली, न नौजवानों को बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाया। कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। कोरोना में किस तरीके से दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के लोग भागते रहे। आज भी कोरोना में कितने लोगों की जान गई सरकार नहीं बता रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बड़े पैमाने पे बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटी हैं। सरकार आज भी सूची नहीं जारी कर पा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं, वर्चुअल रैली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। पंचायत चुनाव भी पूरे प्रदेश ने सर देखे थे, ये इलेक्शन भी है, अधिकारी अभी भी वही हैं। क्या कोई रोड मैप स्पेशल तय करेगी समाजवादी पार्टी? इलेक्शन कमीशन में जिस तरीके से बेईमानी की भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। जिस तरीके से माताओं बहनों के कपड़े फाड़े गए, उनकी साड़ी छीन ली गई, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किया, उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। आखिरी सवाल सर, 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया और फिर से यूपी में सरकार बनाने का दावा किया। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को 11 बजे तक पिक्चर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव के 12 बज जाएंगे और बीजेपी 300 प्लस सीटों के साथ प्रचंड बहुमत में आएगी। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सर, 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से बीजेपी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं स्वागत करता हूं, चूंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, चूंकि जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। और 10 मार्च को मैं कहता हूं कि 10 मार्च को 11 बजे सपा के 12 बज जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी चुनावी रैलियां नहीं होगी, 15 तारीख तक नहीं होगी, 15 जनवरी तक। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया, कहा है कि इलेक्शन कमीशन को फंड करना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों को। बीजेपी का यादव जी किसी दल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनको जो कहना है चुनाव आयोग से वो कह सकते हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि उनको सच्चाई का पता चल चुका है, जमीनी हकीकत का पता चल चुका है कि समाजवादी पार्टी 2017 भी दोहराने की स्थिति में नहीं है। गुंडे, अपराधी, माफियाओं के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर कोई चुनाव नहीं जीते जाते हैं और चुनाव के लिए मतदान होने से पहले, मतगणना होने से पहले उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जयप्रताप सिंह का दावा है कि बीजेपी डिजिटल कैंपेन के लिए पूरी तरह तैयार है। 2020 से
लगातार हम लोग डिजिटल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करना, कार्यक्रम का रूप रचना देना और उसका मॉनिटरिंग करना, और अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा लगातार हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमेशा महीना 2 महीने के अंदर लगातार हम लोग डिजिटल के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आज लेटेस्ट मोड है हम लोग का, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, सब लोग अपने अपने हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खुला फील्ड है, आप पूरा इस्तेमाल करें। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही बीजेपी डिजिटल मीडिया पर प्रचार के लिए अपनी कमर कस चुकी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपनी पार्टी की तैयारियों के बारे में डिटेल से बात की। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो भी नियम कानून बनाए हैं वो कोरोना की स्थिति को देखते हुए बनाए गए हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनका पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी अपना कैंपेन अब ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल माध्यम से चलाएगी। ये कोई पहली बार नहीं जो भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया या तकनीकी के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी। हम हर चुनाव में ये करते आए हैं। बंगाल से लेकर बिहार तक पहले भी तमाम वर्चुअल रैलीज़ हम कर चुके हैं और लाखों लोगों को इन वर्चुअल रैली से जोड़ने का मादा हमारी पार्टी के संगठन में है। हमारा संगठन प्रदेश से लेकर बूथ इकाई तक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हमारा हर कार्यकर्ता सोशल मीडिया तकनीकी को सहजता से इस्तेमाल करना जानता है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल करता है। चुनाव आयोग के तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने डिजिटल मीडिया पर प्रचार के लिए चुनाव आयोग से लेवल फील्ड जगह देने की मांग की। स्वागत करता हूं मैं इन तिथियों का। भाजपा की 2 कोशिशें थी, चुनाव टले, वो नहीं टला। दूसरी कोशिश थी चुनाव पूरब से शुरू हो उत्तर प्रदेश में, चुनाव आयोग ने नहीं माना। पश्चिम में इनकी बहुत बुरी हालत है, मैं जानता हूं पूर्व में भी बहुत अच्छी नहीं है। जो कांग्रेस ने सुझाव दिए थे लिखित रूप से, उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं कि चुनाव में बड़ी रैलियों पर प्रतिबंध लगे, बड़े रोड शो पर प्रतिबंध लगे। हमें खुशी चुनाव आयोग ने उसे माना है, क्योंकि कोरोना से बचाना देश को हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। प्लेइंग फील्ड इंश्योर की जाए और ये सुनिश्चित करें कि वो सारे मापदंड जिनकी घोषणा आज की है वो वाकई में जमीनी स्तर पर लागू हो और सत्ता के लोभ में समाज का बंटवारा करने वाली ताकतें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, उन ताकतों पर अंकुश लगाया जाए। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग नुक्कड़ सभाओं की अनुमति देगा कोविड प्रोटोकॉल के साथ। ये अगर दोनों परमिटेड हैं तो वो लाखों लोगों की भीड़ जो कई बार मोदी जी सरकारी खर्चे पे इकट्ठी करते हैं और उसके माध्यम से, आप याद करिए पश्चिम पिछली बार अगर सेकेंड वेव आई और उससे पहले फर्स्ट वेव आई तो नमस्ते ट्रम्प और मोदी जी की रैलीज का उसमें बड़ा भयंकर नेगेटिव योगदान था। वहीं चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद मायावती पहली बार मीडिया के सामने आई। उन्होंने चुनाव आयोग से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव आचार संहिता सख्ती से लागू करने की अपील की और चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएं। मुख्य चुनाव आयोग से ये कहना चाहूंगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे। ये भी मैं इनको अपनी पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ ही ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी का चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध भी है। खासकर दलित व अन्य कमज़ोर वर्गों के लोग अति संवेदनशील
पोलिंग बूथों पर अपना वोट डाल सकें। इस मामले में भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने होंगे, वरना इन वर्गों के लोग अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,59,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में कोरोना से 327 मरीजों की मौत हुई है। कल कोरोना के 1,41,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4:30 बजे बैठक करने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि अब तक आपको बता दें 151 करोड़ 58 लाख कोरोना वैक्सीन लोगों को लग भी चुकी है। तो ये तमाम आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाले और परेशान करने वाले हैं वो है कि बीते 24 घंटे में देश में 1,59,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले कल यह आंकड़ा 1,41,000 तक था। यह आंकड़े साफ तौर से संकेत कर रहे हैं कि देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, कोरोना की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन करें, अनुशासन के साथ पालन करें, मास्क जरूर पहने, जब भी घर से बाहर निकलें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि लगातार आंकड़े, चाहे देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, हर राज्य में रफ्तार जो है कोरोना की वो लगातार तेज होती जा रही है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से बीते 24 घंटे में देश में कुल 1,59,000 मामले सामने आए। दूसरी तस्वीर, क्योंकि अब इन आंकड़ों के बाद यहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। आज शाम 4:30 बजे पीएम मोदी कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ ताजा हालात पे चर्चा की जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि अब तक देश में 151 करोड़ 58 लाख कोरोना वैक्सीन लोगों को लग भी चुकी है। एक तरफ वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है, दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल कोरोना से ठीक हो गए हैं और आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर ठीक होने की जानकारी दी है। उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना से ठीक होकर मैं वापस आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो अरविंद केजरीवाल जो पिछले कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है कि वो ठीक हो गए। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया। यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। शनिवार को दिल्ली में कोरोना के आपको बता दें 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। दिल्ली में पहले से ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन नाइट कर्फ्यू ज्यादा असर नहीं दिखा रहा था। यही वजह है कि संक्रमण लगातार बढ़ा, उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू का फैसला किया गया। इसलिए वीकेंड कर्फ्यू सरकार ने लागू किया। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बिना वजह घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही आ जा सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई और इमरजेंसी है तो वैलिड आईडी कार्ड के साथ ही बाहर निकल सकते हैं। तो शुक्रवार रात से यह वीकेंड कर्फ्यू देश की राजधानी दिल्ली में लागू हो गया है। आज रविवार यानी आज भी देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लागू है, लेकिन पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में 20,000 के करीब कोरोना के मामले भी सामने आए हैं। यानी वीकेंड कर्फ्यू अगर खुलेगा तो क्या देश की राजधानी दिल्ली में मामले और बढ़ेंगे या इससे रोकथाम लगेगी, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के बाजारों में क्या स्थिति नजर आ रही है वो तस्वीरें दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं। दिल्ली के बड़े बाजारों में शुमार सदर बाजार देखेंगे आप। सदर बाजार में फिलहाल सभी दुकानें नजर आ रही हैं, बंद नजर आ रही हैं, और सदर बाजार की जो मुख्य सड़क है आप देखेंगे यहां पर लोग नहीं हैं। मतलब ये कि वीकेंड कर्फ्यू का असर
साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, दुकानें पूरी तरह से बंद हैं, लोग यहां पर नहीं हैं। तो ये असर कोरोना का खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया था वीकेंड कर्फ्यू का, वो बाजारों में नजर आ रहा है। इसके अलावा जब कल बाजार खुलेंगे तो भी ऑड इवेंट के तहत बाजार खुलेंगे। कल बाजारों में क्या स्थिति रहेगी वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था उसका असर बाजारों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो आज देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। जिस तरह से लगातार देश और देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और 2 दिन का जो वीकेंड कर्फ्यू है वो दिल्ली में जारी है। आज रविवार का दिन है, इसलिए अमूमन सड़कों पे गाड़ियां थोड़ी कम है, लेकिन दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात है। यहाँ पर नाइट कर्फ्यू का बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है और इसमें जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उन्हें ही सड़कों पे आने जाने की इजाज़त दी जा रही है, या जो वाजिब वजह बता रहे हैं उनका बाकायदा पुलिस आई कार्ड चेक कर रही है और लोगों से वाजिब वजह जानने के बाद ही उन्हें दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा की तरफ जाते हैं और यहाँ पर लगातार तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के वो भी यहाँ पर वॉच करते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है। और जिस तरह से सरकार ने डीडीएमए ने लगातार कई गाइडलाइन बनाई है कि लोग बेवजह घरों से ना निकले, उनके चालान किए जाएंगे, उसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस को पूरी तरह से तैनात किया गया है। यहाँ से कई गाड़ियाँ जो हैं पूरे दिन दिल्ली में एंट्री करती हैं और दिल्ली की कई गाड़ियाँ नोएडा में एंट्री करती हैं, इसलिए बाकायदा यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस चेक कर रही है। जिन लोगों के पास पास है उनसे बोले जा रहे हैं कि वो अपने पास दिखाएं। और अब रुक करते हैं मुंबई का। मुंबई में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। पिछले 24 घंटे में आपको बता दें मुंबई में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना केस पर काबू पाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आज रात 12 बजे से ये नियम लागू होंगे। रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू और सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है। तो आपको बता दें कि किस तरह से एक तरफ मुंबई में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, दूसरी तरफ सब्जी मंडी की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरह से लोग अब भी कोरोना को लेकर लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं। सब्जी मंडी में बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल वहां पर रखा जा रहा था। मुंबई में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या जो है बढ़ते जा रही है। कल भी मुंबई में 20,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज पाए गए हैं। लगातार 3 दिनों से जो मुंबई है उसमें 20,000 से ज़्यादा कोरोना के आंकड़े जा रहे हैं। वहीं लगातार मुंबई में जो भीड़ है वो बढ़ते जा रही है, चाहे वो सार्वजनिक जगह हो, चाहे वो मुंबई के मार्केट हो। लगातार वहां पर लोगों की भारी भीड़ जो है उमड़ रही है। इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं ये दादर की सब्जी मंडी है और यहाँ पर लोगों की किस तरीके की भीड़ है। लगातार सरकार लोगों से कह रही है कि लोग जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाए, अगर जरूरत ना पड़ने पे अपने घर पे रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस दादर सब्जी मंडी में किस तरीके की भीड़ है। कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। मुंबई में भीड़ बढ़ते जा रही है, कोरोना का संकट लगातार मुंबई पे मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार ने नई गाइडलाइंस के तहत आज रात 12 बजे के बाद रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी, जिसके तहत 5 लोगों से ज्यादा जो है इकट्ठा होकर नहीं खड़े रह सकते। और ये सारे जो गाइडलाइंस है वो इसीलिए ली है क्योंकि मुंबई में लगातार जो है भीड़ बढ़ते जा रही है। कोरोना का संकट जो है मुंबई पे लगातार मंडरा रहा है। वहीं देश के संसद भवन में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। जनवरी 6 और 7 तारीख को संसद भवन के स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की कोविड टेस्ट हुआ, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देश के संसद में स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों का कोविड टेस्ट हुआ और जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें 400 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट
पॉजिटिव आई है, तो देश के संसद भवन भी कोरोना से अछूती नहीं रही है। 400 से ज्यादा कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आई है। वहीं कोरोना अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शुक्रवार से ही सुप्रीम कोर्ट के सभी जज घर से काम कर रहे हैं और सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही है। सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सभी स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। तो संसद भवन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, लगातार हर जगह कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। अब यह खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 17 डॉक्टरों और 6 पैरामेडिकल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अस्पताल में हुई कोरोना जांच में 17 डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अब तक 236 लोगों की आरटी-पीसीआर जांच में 122 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। बिहार में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बिहार में कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में कुल 12,000 ऑक्सीजन बेड हैं, जबकि आईसीयू बेड 721 हैं। बिहार सरकार ने 550 अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए रजिस्टर किया है, जिनके 25% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में 10 पाकिस्तानी पकड़े गए। कोस्ट गार्ड ने 10 पाकिस्तानी लोगों को पकड़ा है। पाकिस्तानी नाप में ये 10 लोग पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में 10 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। कोस्ट गार्ड की टीम ने 10 पाकिस्तानियों को पकड़ा है। पाकिस्तानी नाव के साथ इन 10 लोगों को पकड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर कोस्ट गार्ड की टीम ने पाकिस्तान के 10 लोगों को नाव सहित पकड़ा है। हालांकि घुसपैठ करने की कोशिश हो रही थी, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुकाते हैं मेरे सहयोगी जनक का। जनक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए रवि, भारतीय कोस्ट गार्ड जो हमेशा सतर्क रहता है अपनी जो वाटर बॉर्डर्स हैं उनको सुरक्षित करने में, और इस बार भी जब शिप अंकित जो इंडियन कोस्ट गार्ड का है वो वहां पर पेट्रोलिंग में था, तब एक बोट संदिग्ध रूप से भारतीय जल सीमा में दिखी। उसको जब रोका गया तो पता चला ये पाकिस्तानी बोट थी और उसमें 10 लोग सवार थे। इस बोट का नाम शाहीन बताया जा रहा है और उस 10 लोग जो थे वो कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट के चलते भारतीय जल सीमा में घुसे या किसी ऐसे अनजाने में, ये एक अब सवाल है, जांच का विषय है। और इसके बाद 10 लोगों को जब बोट में जाकर कोस्ट गार्ड के जवानों ने जाके वहां पे चेकिंग भी किया और उस बोट को अभी पोरबंदर लाया जा रहा है। उसके बाद सभी जो देश की सुरक्षा एजेंसियां होगी वो 10 लोग जो पाकिस्तानी हैं उनसे पूछताछ भी करेगी और वाकई में कोई अंदेशा उनका, मतलब कहाँ पे भारतीय जल सीमा में घुसकर कोई मिशन पे आ रहे थे या किस तरीके का कोई ऑपरेशन करना था, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो जांच पड़ताल की जाए। लेकिन फिलहाल अभी किसी भी तरह की संदिग्ध चीजें हाथ नहीं लगी है, लेकिन अभी इंट्रोगेशन भारतीय जल सीमा में आने के बाद सभी का पोरबंदर लाया जाने के बाद हो जाएगा। तो इंटरोगेशन चल रहा है, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया और रिएक्शन क्या है उनका? देखिए अभी कल रात को ही, देर रात को ही इस बोट को, शाहीन को पकड़ा गया। उनको अभी पोरबंदर लाया जाएगा। अब जो पोरबंदर लाने के बाद उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद आधिकारिक तौर पर क्या वे मछुआरे थे या वाकई में कोई अटेम्प्ट कर रहे थे भारतीय जल सीमा में घुसकर कोई मिशन पे थे, क्या कुछ चीज थी, अभी फिलहाल किसी तरह की जानकारी नहीं। लेकिन कोस्ट गार्ड के उच्चस्थ सूत्रों की ओर से जानकारी मिली और उस बोट को फिलहाल अभी पोरबंदर लाया जा रहा है। उसके बाद उसकी जो आधिकारिक प्रोसीजर है वो की जाएगी। रवि, लेकिन जनक, पाकिस्तान पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ मछुआरे हैं और गलती से भारतीय सीमा में घुस आए, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरह का इतिहास रहा है, जिस तरह की उसकी नापाक साजिशें रही हैं, यहां पर बड़ी साजिश भी हो सकती है। बिल्कुल रवि, दरअसल ये मछुआरे हैं या नहीं उसकी भी अभी जांच हो रही, मैं वही कह रहा हूँ। उसके पहले भी कई बार ऐसी कोशिशें हुई, चाहे वो ड्रग्स, आपको पहले ही रवि पता है, इससे पहले भी ड्रग्स कंसाइनमेंट मछुआरे के वेश में ही यहाँ पर भेजे जा रहे थे और फिर यहाँ पर ड्रग्स कंसाइनमेंट पहुंचाने के बाद उनका काम निपटने वो अपने पाकिस्तान सीमा में चले जाते थे। लेकिन अब तक ये था कि कोस्ट गार्ड की निगरानी के चलते वो भारतीय जल सीमा में नहीं आते, लेकिन ये पहली बार हुआ भारतीय जल सीमा में है, उसके बाद उन सभी को पकड़ा गया है। शुक्रिया जनक तमाम जानकारी के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने मौसम बदल दिया है। बर्फबारी की वजह से जहां स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, वहीं वहां घूमने पहुंचे पर्यटकों में खुशी का माहौल है। हालांकि सर्दी बढ़ने के साथ ही वहां रास्तों पर भी बर्फ जमने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में तो सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उत्तर भारत के तमाम पहाड़ी राज्यों में जमकर पिछले 24 घंटे में बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर, राजौरी, अनंतनाग, पुंछ, उधमपुर, इन तमाम इलाकों में पिछले 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हुई है और कई फीट ऊंची बर्फबारी वहां पर हुई। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का यह दौर लगातार जारी है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग के काजी कुंड में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से मकान और पेड़ पौधे पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए नजर आए। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिख रही है। कई जगह गाड़ियां भी बर्फ से ढकी हुई दिखाई दी। काजी गुंड और गुलमर्ग के कई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई नजर आई। स्थानीय लोगों को हालांकि इस बर्फबारी की वजह से काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन घाटी में पहुंचे पर्यटकों के लिए यह मौसम मन की मुराद पूरी होने का उसकी तरह है। जो लोग सिर्फ बर्फबारी देखने के मकसद से कश्मीर पहुंचे हैं, वो इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। डोडा, उधमपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहां भी लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों को उनके घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके भी सफेद चादर से ढके हुए नजर आए। पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश जारी है। पहाड़ी इलाकों में तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। कुछ इलाकों में तो 4 फीट तक स्नोफॉल हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। कई जगहों पर पर्यटक फंस भी गए हैं। पुलिस ने पर्यटकों को शिमला के ऊपरी इलाकों में गाड़ियां चलाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। बर्फ के कारण सड़कों पर भारी फिसलन है। इस बीच शिमला के खिड़की में फंसे 10 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। बर्फबारी के बाद जहां मनाली में ठंड बढ़ गई है, तो वहीं पर्यटक भी बर्फ का मजा लेने के लिए शहर में आ गए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार भीड़ उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही है। तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश की, जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हैवी स्नोफॉल की वजह से, लेकिन जो सैलानी पर्यटक बर्फबारी देखने आते हैं, उनकी मन की मुराद पूरी हो जाती है। शिमला, मनाली, ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। देश भर के अलग अलग इलाकों से बर्फबारी का मजा लूटने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए शिमला, मनाली सैलानी पहुंचे हुए। हालांकि प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि लोग थोड़ा संभल कर गाड़ी चलाएं, क्योंकि बर्फबारी के मौसम में सड़कों पर भारी फिसलन हो जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है, स्नोफॉल का पूरा आनंद लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब उत्तराखंड की तस्वीरें भी आपको दिखा दें। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, तुंगनाथ, चक्राता में खूब वहां पर बर्फ हो रहा है और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल बर्फ की सफेद चादर में पूरी तरह से ढक गए। बद्रीनाथ धाम में करीब 3 फीट और हेमकुंड साहिब में 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने के बाद सुबह से ही पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो गया है। चमोली में शुक्रवार को देर रात से ही बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। चमोली के 15 से अधिक गांव बर्फ से ढक गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड के टिहरी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बर्फ की मोटी सफेद चादर हर तरफ नजर आ रही है। घर, मकान, पहाड़, पेड़ सब बर्फबारी में समाये हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। ये देखिए, ये उत्तराखंड के गंगोत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जमकर वहां पर बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश भर के अलग अलग कोनों से लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन काफी हैवी स्नोफॉल वहां पे हो रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने सैलानियों को, पर्यटकों को
एडवाइजरी जारी कर दी है, सावधान रहने की सलाह भी दी है, क्योंकि तमाम पहाड़ी इलाके उत्तर भारत के, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड के, हर जगह पिछले 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। और मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर जमकर बारिश हुई है। तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर है, जहां पर हजारों सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। टिहरी, चमोली, गंगोत्री, हर जगह बीते 24 घंटे में हैवी स्नोफॉल हो रहा है। वहीं पाकिस्तान में रावलपिंडी के मुर्री हिल स्टेशन में हुई भारी बर्फबारी से गाड़ियों में फंसे 22 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया कि वहां खराब मौसम और जरूरत से ज्यादा संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से हालात बिगड़ गए हैं, जबकि भारी बर्फबारी की वजह से कई जगह पेड़ों के गिरने से रास्ते बंद हो गए हैं। बाद में प्रशासन की तरफ से गाड़ी में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इलाके के लोग भी कारों में फंसे लोगों तक खाना और कपड़े पहुंचाते हुए नजर आए। हालात बिगड़ने के बाद वहां की सरकार ने इलाके को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया, यानी फिलहाल लोगों के वहां जाने पर रोक रहेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घूमने गए लोगों की मौत पर दुख जताया है, साथ ही ऐसे हादसे दोबारा ना हो इसके लिए कड़े नियम बनाने की बात कही है।